हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू BDSK डिजिटल स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7th की हनीकॉम टेक्स्ट बुक से पहला चैप्टर 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरलफुल स्टोरी है। तो डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। एक बार एक राजा था और उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह 3 प्रश्न का उत्तर जान जाए तो वह कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। और वो तीनों प्रश्न कौन थे? पहला प्रश्न था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, यानी किसी भी कार्य करने का, किसी भी काम का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। और दूसरा प्रश्न था व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी अगर राजा को कोई काम शुरू करना था तो उसे किससे सलाह लेनी चाहिए, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें किससे सलाह लेनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और राजा को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से होते हैं, यानी एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए राजा बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। तो वह अपने मैसेंजर को बुलाता है और अपने राज्य के कोने कोने तक भेज देता है और ये संदेश भेजता है कि जो भी इन तीनों प्रश्नों का आंसर देगा, राजा उसे बहुत सारा धन दौलत पैसा देगा। तो उस राज्य के बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं और उस राज्य से तथा अन्य राज्यों से भी बहुत दूर दराज से बहुत से स्कॉलर, बहुत से विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति उपस्थित होते हैं और सभा बुलाई जाती है। सभा में अब पहले प्रश्न पर अपना मत सब लोग प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न था कि हमें कोई काम कब शुरू करना चाहिए या किसी काम के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। तो उसमें से एक विद्वान बोलते हैं कि किसी भी राजा को कोई कार्य प्रारंभ करने से पहले एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको अपना कार्य करना चाहिए और फिर उस टाइम टेबल को बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता से उसका पालन करना चाहिए, जिससे राजा का समस्त कार्य समय पर पूर्ण हो जाए। फिर दूसरे विद्वान बोलते हैं, देखिए, महत्वपूर्ण कार्य के लिए पहले से कोई समय निश्चित कर पाना असंभव है, इसलिए राजा को स्वयं चाहिए कि वह हर कार्य की निगरानी करें तथा कुछ गैर जरूरी काम वह न करें। अपने राज्य में बहुत ही ज़रूरी काम ही करें। इससे क्या होगा, राजा को पता रहेगा कि कौन सा कार्य जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। अननेसेसरी काम को वो ना करें। अब कुछ और विद्वान बोलते हैं कि देखिए, कुछ काम इतने ज़रूरी होते हैं कि वो किसी के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, इसलिए पहले से किसी भी महत्वपूर्ण कार्य का समय तय कर पाना असंभव है। इसी बीच कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि राजा के लिए अगर कोई भी काम समय पर करना है तो उनको एक विद्वानों की कमेटी बनानी चाहिए। वो कमेटी उनको समय समय पर बताती रहेगी कि कौन सा काम कब करना है, क्योंकि यह कार्य एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, तय नहीं किया जा सकता है। तो अब जितने भी स्कॉलर्स हैं, सबका अलग अलग मत था। इसी बीच एक विद्वान और बोलते हैं कि देखिए, जो भविष्य जानता होगा वही निश्चय कर पाएगा कि सबसे उपयुक्त समय किसी भी कार्य को करने के लिए कौन सा होता है। और भविष्य को जानने वाला सिर्फ कौन होता है? जादूगर। तो हमें मैजिशियन के पास चलना चाहिए, मैजिशियन ही हमें बताएगा कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। राजा जी इन सब प्रश्नों के उत्तर को सुनते हैं, अभी भी वह असंतुष्ट रहते हैं। अब दूसरे प्रश्न पर सब लोग आते हैं। दूसरा प्रश्न था व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी अगर हमें कोई काम करना है तो हमें किसकी सलाह लेनी चाहिए। तो इस पर भी कुछ बुद्धिमान बताते हैं कि आपको अपने मंत्रियों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके मंत्री होते हैं। और कुछ बोलते हैं नहीं, आपको पुजारियों की बात सुननी चाहिए। इसी बीच कुछ कहते हैं
नहीं, आपको सोल्जर्स सिपाहियों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि सिपाही युद्ध लड़ते हैं और उनको बहुत सी जानकारी होती है। अब दूसरे प्रश्न पर भी राजा असंतुष्ट रहते हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो इस पर भी कुछ विद्वान बताते हैं कि राजा को कोई साइंटिफिक कार्य करना चाहिए, कोई रिसर्च वगैरह कराना चाहिए विज्ञान के क्षेत्र में। कुछ लोग कहते हैं नहीं, राजा को धार्मिक कार्य कराना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, राजा को अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना चाहिए। तो इस तरीके से विभिन्न विद्वानों का भिन्न मत था, जिससे राजा असंतुष्ट था और सबको वापस कर दिया बिना कुछ पुरस्कार दिए। अब राजा बहुत चिंतित था। तभी राजा को याद आया कि उसके राज्य के बगल एक जंगल था। उस जंगल में एक ऋषि रहते थे, एक महात्मा रहते थे, और महात्मा जो कि बहुत ही साधारण रहते थे और वह जंगल में ही रहते थे, जंगल से बाहर कभी नहीं आते थे, और वह बहुत ही आम लोगों से मिलते थे, बड़े लोगों से एवं राजा से नहीं मिलते थे। तो राजा ने कहा कि हमें उनसे मिलने के लिए आम लोगों की वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी, तभी मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो राजा अपने बॉडीगार्ड के साथ घोड़े पर सवार होकर के आम लोगों की वेशभूषा धारण करके, यानी कपड़े पहन करके आम लोगों की तरह वह जंगल में जाते हैं। जब जंगल में गए और कुछ देर चलने के बाद उनको उस महात्मा का आश्रम दिखाई देता है। तब आश्रम से कुछ दूर रहते हैं, तभी वो उतर कर अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड को देते हैं और बोलते हैं जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं, आप यहीं पर घोड़े के साथ रहिएगा। और अब राजा जो है वो महात्मा के पास चले जाते हैं। अब जब पहुंचते हैं राजा, तो देखते हैं कि महात्मा जी आश्रम के पास एक क्यारी फावड़े से खोद रहे होते हैं। राजा जी जाते हैं, महात्मा जी राजा को देख करके प्रणाम करते हैं और फिर अपने कार्य में जुट जाते हैं। अब इसी बीच राजा, जो कि अपने प्रश्नों को लेकर के बहुत चिंतित था, उनसे अपने प्रश्नों को पूछता है कि महात्मा जी, मेरे ये 3 प्रश्न हैं और मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कृपया करके मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए। अब इन तीनों प्रश्नों को सुनने के बाद महात्मा जी एकदम से शांत रहते हैं, बिल्कुल भी उत्तर नहीं देते और अपने काम में लगे रहते हैं। अब राजा जी देखते हैं महात्मा जी फावड़े से क्यारी खोद रहे होते हैं, मिट्टी खोद रहे होते हैं और वो थक चुके होते हैं। अब राजा जी बोलते हैं कि महात्मा जी शायद आप थक चुके हैं, आप फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आपका कार्य करता हूँ। अब राजा जी उस कार्य में जुट जाते हैं और 2 क्यारी खोदने के बाद राजा जी फिर अब महात्मा जी से पूछते हैं, महात्मा जी क्या आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर मालूम है? अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है तो आप मुझे दे दीजिए। इस पर भी महात्मा को लगता है कि राजा अब थक चुके हैं, अब राजा जी को आराम की ज़रूरत है। तो वो महात्मा जी उनसे फावड़ा मांगते हैं, कहते हैं अब आप आराम करिए, लेकिन राजा फावड़ा देने से मना करते हैं और फिर मिट्टी खोदना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार राजा जी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक मिट्टी खोदते रहते हैं और 3 घंटा बीत जाने के बाद राजा जी अब थक चुके होते हैं। अब इसके बाद सूर्य भी पेड़ के पीछे छिप जाता है, यानी अस्त होने वाला रहता है। अब राजा जी महात्मा जी से बोलते हैं कि आपका कार्य भी समाप्त हो चुका है, अगर आपके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर है तो आप हमें बता दीजिए, अन्यथा अभी रात्रि हो जाएगी, हमको घर भी जाना है। तो महात्मा जी तभी देखते हैं कि राजा जी के पीछे की तरफ से कोई भागता हुआ चला आ रहा है। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ी दाढ़ी जिसके पास है और वो उनकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति इनके पास पहुंचता है, ये लोग देखते हैं कि वह व्यक्ति घायल रहता है, उसके पेट से बहुत सारा खून बह रहा होता है। अब राजा जी तुरंत उसको अपने रुमाल से उसके खून को साफ करते हैं, उसको बांधते हैं, फिर भी खून जो है निकलना बंद नहीं होता है। अब राजा जी फिर से उसको साफ करते हैं और पट्टी बांधते हैं और फिर उसको थोड़ी देर में आराम मिलता है और वह व्यक्ति राजा जी से पानी पीने के लिए आग्रह करता है। तो राजा जी जाते हैं, उसको पानी लाते हैं, पिलाते हैं। अब तक शाम हो चुकी होती है और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब जैसा कि राजा जी ने अनुभव किया कि इस व्यक्ति को आश्रम के अंदर ले जाना चाहिए, अब राजा जी ने उस व्यक्ति को आश्रम के अंदर ले गए और वहाँ पर एक चारपाई थी, उस पर लिटा दिए।
और खुद ज़मीन पर लेट गए। जैसा कि दिन भर राजा जी कार्य किए हुए थे और वह थक चुके थे। जैसे ही लेटे वैसे ही उनको नींद आ गई। जब नींद आ गई और सो गए, अब जब सुबह उठ रहे हैं देख रहे हैं कि राजा एक आश्रम के अंदर सो रहे हैं ज़मीन पर, और उनके बगल में कोई अपरिचित व्यक्ति भी सो रहा है। वह अपरिचित व्यक्ति जैसे ही राजा साहब को देखता है कि राजा साहब जग गए हैं, तुरंत उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। अब राजा जी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं, मैंने क्या किया है, आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तो वह व्यक्ति बताता है कि राजा साहब, कल मैंने प्लान बनाया था कि आपको मैं रास्ते में जान से मार दूंगा। कल आप यहाँ महात्मा जी से मिलने आए थे, तब मैं आपको मारने के लिए रास्ते में छिप करके बैठा था, लेकिन आप जो है शाम हो गई, आप आए नहीं। मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, तभी आपका अंगरक्षक बॉडीगार्ड मुझे देख लिया और पहचान गया और उसने मुझे घायल कर दिया। तब राजा साहब बोलते हैं कि वो आपको क्यों घायल कर दिया? तब उसने बताया, आज से कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई ने कोई अपराध कर दिया था। उस अपराध के जुर्म में आपने मेरे बड़े भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी सारी संपत्ति आपने जब्त कर ली थी। तब से मैंने आपको जान से मारने का मैंने प्रण ले लिया था। अब इसके बाद राजा जी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि अगर कल वह चले गए होते तो यह व्यक्ति इनको मार दिया होता। अब जो है वह व्यक्ति इनका पैर पकड़कर बोल रहा है कि मैं आपका जीवन भर के लिए स्वामी भक्त बनकर रहूँगा। अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि वो भी आपका भक्त बनकर रहेंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए। एक तरफ जहाँ मैं आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, जान लेने के लिए आया था, दूसरी तरफ आपने मुझे प्राण दान दिया, आपने मेरी जान बचाई, तो अब मैं जीवन भर के लिए आपका भक्त बन जाता हूँ। इसके बाद राजा जी बहुत खुश होते हैं कि इतने साल पुरानी जो शत्रुता थी, अब उनका शत्रु उनका हितैषी बन गया है। अब वहाँ पर राजा जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद आश्रम से बाहर निकलते हैं। अब सोचते हैं कि सुबह हो गई है, महात्मा जी से मिल लें। अगर उन महात्मा जी के पास उनके प्रश्नों का उत्तर होगा तब वह ले लेंगे, अन्यथा वह घर चले जाएंगे। अब बाहर आकर देखते हैं महात्मा जी उसी क्यारी में कुछ बीज बो रहे थे। अब आकर के महात्मा जी से राजा साहब पूछते हैं, महात्मा जी कृपया करके अब तो मेरे प्रश्नों का उत्तर आप बता दीजिए। अभी इस पर महात्मा जी कहते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। अब राजा जी बहुत ही आश्चर्यचकित मुद्रा में कहते हैं कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कहाँ मिल गया? तब कहते हैं, देखिए कल जब वह व्यक्ति भागता हुआ हमारी तरफ आया तो आपने उसकी मदद की। राजा महात्मा जी कहते हैं, कल जब आप हमारे पास आए तब आपने मुझको कमज़ोर देख करके आपको मेरे ऊपर दया आई और आपने क्यारी खोदना शुरू किया। तो अगर आप वो क्यारी ना खोदते, आप चले गए होते, तो रास्ते में आपको यह व्यक्ति मिलता और आपको जान से मार देता। तब आप शायद ये सोचते कि शायद आप रुक गए होते तो आप बच सकते थे। तो इसलिए सबसे उपयुक्त समय आपके लिए वो था जिस समय आप क्यारी खोद रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस समय आपके लिए मैं था जिस पर आपने दया दिखाई, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए वो था जो आप उस समय वो कर रहे थे, क्यारी खोद रहे थे। तो इसके पश्चात आप ये व्यक्ति जब आपकी तरफ भागता हुआ है, आपने उसकी मदद की, आपने उसको पानी पिलाया, आपने उसकी ट्रीटमेंट की और वह व्यक्ति ठीक हो गया। और जो कि आपकी आज के कई सालों पुरानी जो शत्रुता थी वो मित्रता में बदल गई। अगर वो व्यक्ति आपके ट्रीटमेंट से पहले ही मर जाता तो वो आपका मित्र ना बन पाता। इसलिए जिस समय आपने उनकी मदद की, उसकी ट्रीटमेंट किया, वो समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उस समय वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की आपने मदद की, वो व्यक्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपने जो उस पर दया दिखाई, जो आपने ट्रीटमेंट किया, वह कार्य आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस तरीके से महात्मा जी ने राजा जी को समझाया और
डियर स्टूडेंट, इस तरीके से महात्मा जी ने राजा जी को इस लेसन का सार भी बताया कि कभी भी जीवन में एक ही समय हमारे लिए उपयुक्त होता है, वो होता है वर्तमान। वर्तमान में ही हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं कुछ करने की। वर्तमान में बहुत क्षमता होती है हमें कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। तो हमारे लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? वह है वर्तमान। और उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जिसके साथ हम किसी विशिष्ट समय में समय बिताते हैं। जब हम जिस भी समय में हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और राजा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह है कि जिसके साथ वह रहे हमेशा उसकी भलाई के बारे में सोचे, भलाई उसकी करे, यही राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा यह लेसन ख़त्म हो जाता है, जिसके थ्रू हमें बहुत ही अच्छी नैतिकता की जानकारी मिलती है कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपना प्रेजेंट ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर और पास्ट दोनों ही अच्छा हो जाएगा। और हम जिसके साथ रहें उसके साथ हमेशा अच्छा करें, उसके बारे में अच्छा सोचें, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा ये लेसन ये ख़त्म हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।